परंपरा के अनुसार हर बच्चे को एक राइट ऑफ चॉइस से गुजरना पड़ता था, जो उनके भविष्य का रास्ता तय करता था। एक लड़के ने पितृसत्ता का रास्ता चुना। उसने सोचा कि वो एक धनवान और शानदार जिंदगी जिएगा, लेकिन वो सपने तुरंत चकनाचूर हो गए, क्योंकि जियोन को रन कैंडल कबीले का हिस्सा बनने के लिए जरूरी बेसिक तलवारबाजी का ज्ञान नहीं था। ये दुनिया रन कैंडल कबीले के अधीन थी, जो एलीट तलवारबाजी में माहिर था। इस कबीले के वारिसों को अलौकिक शक्तियां और दुनिया पर राज करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तलवारबाजी की कला मिलती थी। ये कबीला संघर्ष, उपलब्धि और आनंद की भावनाओं का प्रतीक था। ये था आखिरी आदमी खड़ा रहने का डेफिनेशन, और यही वो कबीला था जिसमें हमारा नायक जियोन कैंडल पैदा हुआ था। जियोन इस कबीले का सबसे छोटा बेटा था। उसके अपने लोग उसे परिवार की शर्मिंदगी और उनकी विरासत पर धब्बा कहकर मजाक उड़ाते थे। आखिरकार उसे पूरे कबीले के इतिहास का सबसे खराब तलवारबाज माना गया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ बेकार है, तो जरा जियोन की लाइफ के बारे में सोचो। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके कबीले वाले उसे तलवार उठाने के लिए भी ताने मारते थे, क्योंकि वो टोटली ट्रैश था। ये बगाइड, बैचलर और लाउड माउथ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो अपनी पवित्र तलवार बालीसाडा को ठीक से चला भी नहीं पाता था। बेचारा जॉन उनके तानों को इग्नोर करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसका भाई उसे एक जोरदार किक मारता है, ताकि उसे उसकी औकात याद रहे। जॉन अपनी तलवार की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसका हाथ कुचल दिया जाता है। वो लोग नहीं चाहते कि जॉन तलवारबाजी की कोशिश भी करे, क्योंकि वो इतना बेकार है। उसका दूसरा भाई उसकी हालत सुधारने के लिए बनाए गए नोट्स को लेकर उसका मजाक उड़ाता है, और सिचुएशन को और बदतर करने के लिए वो उसकी तलवार तोड़ देते हैं और उसके नोट्स फाड़ डालते हैं। ये सब जियोन को याद दिलाने के लिए किया जाता है कि वो हमेशा सबसे खराब तलवारबाज रहेगा और परिवार के लिए एक घृणित दाग। जब जियोन इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसके भाई उसे और बुली करते हैं, ये सोचकर कि वो उसका भला कर रहे हैं। जियोन के अपने भाइयों ने उसे हर दिन तड़पाया, जैसे कि उसका टैलेंटलेस होना काफी नहीं था। लेकिन जियोन को इसकी परवाह नहीं थी। वो बस और मेहनत करना चाहता था, ताकि किसी दिन अपने परिवार का विश्वास जीत सके। इस जज्बे के साथ वो फिर से उठ खड़ा होता है, ताकि खुद को कबीले के लायक साबित कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस यूनिवर्स में उसे कोई ज़ेंकाई बूस्ट नहीं मिलने वाला। ब्रो को उसके कबीले ने फिर से नीचे गिरा दिया, लेकिन कम से कम उन्होंने उसे कोशिश करने के लिए बख्श दिया। जॉन एक भटकते हुए वैगाबॉन्ड बन गया, लेकिन फिर उसकी मुलाकात अपने गुरु से हुई और उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर भी टैलेंट था। उसके पास ऐसी शक्ति थी जो उसके कबीले में फॉरबिडन थी, जादू चलाने की शक्ति। इसके बाद 3 साल बीत गए। जियोन एक बिजी स्टूडेंट था, मेहनत कर रहा था। तभी अचानक उसे शैडोज ने निगल लिया। वो मुड़ा तो उसने देखा एक विशालकाय एंटिटी जिसका नाम था सोल्डरेट, शैडोज का मास्टर। ये जियोन के लिए लकी डे था, क्योंकि उसे एक लिटरल गॉड ने चुना था एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वो शैडो की शक्ति को वील्ड कर सकता था और कर्सेस से इम्यून हो सकता था। शैडोज का गॉड हैरान था जब उसने देखा कि जॉन को बचपन से ही एक कर्स था, जिसकी वजह से वो अपना टैलेंट अनलॉक नहीं कर पाया था। इस कर्स को ब्लेड्स डिल्यूजन कहते थे, जो एक तलवारबाज के टैलेंट को दबा देता था। ये रन कैंडल फैमिली के लिए प्रैक्टिकली एक डेथ सेंटेंस था। शैडोज के गॉड ने उसे इस कर्स से मुक्त कर दिया और ऐलान किया कि जॉन एक बेजोड़ तलवारबाज बनेगा। जियोन अपनी जगह पर लौटा और तुरंत अपनी तलवार उठाई, ताकि इस थ्योरी को टेस्ट कर सके। जब उसने अपनी तलवार को एक क्लीन स्विंग में चलाया, तो उसे एहसास हुआ कि सोल्डरेट ने उसकी पावर्स को एग्जैजरेट नहीं किया था। उसे अपनी तलवार पर जबरदस्त कंट्रोल मिल गया था। कबीले का सबसे खराब तलवारबाज अब जादू का इस्तेमाल करके अपनी एबिलिटीज को और एनहेंस कर रहा था। आखिरकार जिस चीज के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वो हकीकत बन रही थी, या कम से कम उसने ऐसा सोचा। फास्ट फॉरवर्ड टू हिज ग्रूसम स्टेट। जॉन पर अचानक हमला हुआ और वो हार गया। अपने आखिरी पलों में वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाया और धीरे धीरे नथिंगनेस में फेड हो गया। जब वो मलबे के नीचे कुचला जा रहा था, जॉन सोचता है कि उसे दूसरा मौका क्यों दिया गया था। दुनिया अंधेरी हो गई, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें खोली और हैरान रह गया जब उसने अपने कबीले वालों को फिर से देखा। और तो और वो उसी सोट सैंक्चुरी में था जहां बालीसाडा उसका इंतजार कर रही थी। छोटा जियोन उस दिन को याद करता है और उसे एहसास होता है कि वो 20 साल से पीछे अपने पास्ट में लौट आया है। लड़का अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ता है और इस बार अपने परिवार की तारीफ हासिल करता है। इस बार उसने अपनी मर्जी से हथियार उठाया।
6 साल बाद जब उसने बालिसाडा चुनी थी, ये बंदा अभी भी टॉप शेल्फ तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो अब कुछ समय से स्टॉर्म कासल में था और उसे 3 और साल तक बर्दाश्त करना था ताकि वो आखिरकार आज़ाद हो सके। लड़का खुद को केज्ड फील कर रहा था, तभी अचानक एक नौकरानी ने उसके कमरे में एक मरे हुए पक्षी को देखकर दहशत में चीख मारी। जॉन ने सिचुएशन को असेस किया और महसूस किया कि इतना ऑडेशियस और ब्रूटल काम सिर्फ 2 लोग ही कर सकते थे, और वो 2 लोग थे उसके स्निकरिंग भाई, ये ब्रैट्स जिन्हें उस बेचारे जानवर की जरा भी परवाह नहीं थी। डायाटोना की उम्र 9 साल थी और वो व्हाइट हेड पंक हॉना भी उसी उम्र का था। जब वो उस पक्षी का मजाक उड़ा रहे थे, जियोन को बहुत दुख हुआ। ये 2 क्लाउन जो उसकी ओरिजिनल लाइफ में मर्डरर्स बन गए थे, अभी बच्चे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बेचारे पक्षी को मार डाला सिर्फ अपने भाई का मजाक उड़ाने के लिए। ये शिटी यनयांग पैर की कोई लिमिट ही नहीं थी। वो जियोन से रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि वो बालिसाडा को विल्ड नहीं कर सकता। जियोन कुछ बोलने की तैयारी करता है, तभी हॉना उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब उसका पंच ब्लॉक हो जाता है तो हॉना भी स्टन रह जाता है, क्योंकि जियोन अब मजाक नहीं कर रहा था। उसने हॉना के चेहरे पर एक पावरफुल काउंटर मारा। जियोन ने हॉना को एक थंडरस बीटिंग दी जो उसे हमेशा याद रहेगी। और भले ही जियोन ने अपने पावर्स को बैरली इस्तेमाल किया, फिर भी उसने अपने भाई को टोटली हरा दिया। आखिरकार हमारा बॉय अपने ब्राटी भाइयों को वार्निंग देता है कि वो उसके रास्ते से दूर रहें। तभी खान आता है और उसे सरप्राइज होता है कि जियोन ने अपने दोनों भाइयों को हरा दिया। जियोन सिंपली कहता है कि वो आपस में लड़ पड़े जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई। बेशक ये सच से कोसों दूर था, फिर भी खान उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है, लेकिन जियोन इस एक्ट के खिलाफ मना कर देता है। वो उन्हें कहीं और ले जाता है। जियोन उन्हें एक भारी स्टॉर्म में वल्नरेबल छोड़ देता है। ये क्रूअल ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन उसे लगता है कि अपने भाइयों को उनके एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस सिखाना जरूरी है। खान को यंग मास्टर के ऑर्डर्स पर सवाल उठाने का कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन स्ट्रेंजली उसे जॉन से एक अनयूजुअल सिनिस्टर ऑरा महसूस होती है। खान सोचता है कि क्या जॉन ने माना का इस्तेमाल किया। जब उसे एहसास होता है कि जॉन ही अपने भाइयों को आउट ऑफ कमीशन करने का जिम्मेदार है, खान डिसाइड करता है कि उसे कबीले के पेट्रियार्क को रिपोर्ट करना जरूरी है। स्टॉर्म कैसल में वापस जॉन देखता है कि स्निच अपनी चाल चल रहा है। उसे पता है कि खान उनका गार्डियन है और पेट्रियार्क को सब कुछ रिपोर्ट करता है। जॉन कंक्लूड करता है कि खान ने जरूर शैडो फोर्स का यूज सेंस किया होगा। दूसरे शब्दों में, वो पावर जो उसे डार्कनेस के गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद मिली थी। इसका मतलब यह भी है कि उसकी सेकंड लाइफ में भी उसकी लेटेंट पावर्स ऑफ डार्कनेस एक्टिव हैं, जो उसे उस कर्स से इम्यूनिटी देती हैं जो उसे अपनी फर्स्ट लाइफ में इनहेरिटेड हुआ था। अब कर्स के अधीन न होने की वजह से जॉन ने हिस्ट्री बदल दी है। अब उसे वर्स्ट सोर्ड्समैन के तौर पर याद नहीं किया जाएगा। वो इस बात से खुश है। उसका नेक्स्ट ऑब्स्टिकल है अपने पिता पेट्रियार्क के साथ कॉन्फ्रंटेशन। खान की रिपोर्ट के बाद पेट्रियार्क गार्डियन नाइट को फ्लैग बेरर्स को असेंबल करने का ऑर्डर देता है। उसे लगता है कि अपने बेटे के साथ मीटिंग करना जरूरी है। रन कैंडल परिवार के 200 नाइट्स तैयार हो जाते हैं और रन कैंडल परिवार का लेजेंडरी पेट्रियार्क स्टॉर्म कैसल में अपनी वापसी करता है। मैरी को सरप्राइज होता है कि उन्हें सडनली असेंबल होने का ऑर्डर मिला है। उसका कॉमरेड फ्लैग बेरर ड्यूस भी क्लूलेस है। वो लोग एक एपिक बैटल के बीच में थे जब ये हुआ। ड्यूस सोचता है कि क्या इसका जॉन से कुछ लेना देना है। वो लोग हार्डली समझ पाते हैं कि पेट्रियार्क को अपने बेटे से मिलने की जरूरत क्यों है। लूना उन्हें बीच में टोकती है और जस्चर करती है कि चुप रहें, लेकिन मैरी अभी भी क्यूरियस है क्योंकि उसे जॉन की स्पेशलिटी के पीछे का हाइप समझ नहीं आता। स्टॉर्म कैसल में वापस एक नौकरानी जॉन को बताती है कि उसके पिता आ गए हैं। ये पिपस्क्वीक सोचता है कि गार्डियन नाइट ने उसके पिता को और क्या बताया होगा। उसे लगता है कि उसके पिता जरूर उस पावर के बारे में क्यूरियस होंगे जो उसने इस्तेमाल की, क्योंकि वो माना और ऑरा दोनों से डिफरेंट है। ये मीटिंग जरूरी है ताकि ये डिटरमाइन किया जा सके कि जॉन की पावर्स कबीले के लिए फायदेमंद होंगी या नहीं। पेट्रियार्क अपने कई नाइट्स के साथ आता है, अपनी खूबसूरत तलवार लिए। वो डिमांड करता है कि हॉना और डायटोना को तुरंत समन किया जाए। उनके समन होने के बाद वो डायरेक्टली उनके मिस्टेक्स के बारे में पूछता है। भाई चीकी बनने की कोशिश करते हैं और जवाब देते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जॉन था जिसने उन पर वियर्ड पावर जैसे मैजिक से अटैक किया। लेकिन ऑफ कोर्स वो ये वर्ड सिर्फ अपने भाई को ट्रैप करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन इस लेवल की मैनिपुलेशन पेट्रियार्क को पर्सुएट करने के लिए काफी नहीं है। वो अपने दोनों बेटों को कोल्ड एडवाइस देता है। ऐसे फीबल माइंडसेट के साथ उनका कबीले में सर्वाइवल शॉर्ट लिव्ड होगा। बेसिकली उसने उन्हें निकम्मा कह दिया और फिर जियोन को समन करने का डिमांड किया। जियोन अपने पिता
किरण रन कैंडल के सामने खड़ा होता है, जो परिवार का हेड और सबसे पावरफुल इंसान है, इतना पावरफुल कि उसे डिवाइन स्टार नाइट और डेमीगॉड के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। इतनी पावर हासिल करने के बाद किरण की ह्यूमन इमोशंस डल हो चुकी हैं। उसकी एकमात्र पैशन है अपने कबीले की ग्रेटनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए ऑब्सेशन। अपनी ओरिजिनल लाइफ में जियोन को नोबडी की तरह ट्रीट किया गया था। उसके पास अपने पिता को इंप्रेस करने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन इस लाइफ में लड़का कॉन्फिडेंस और स्ट्राइड के साथ चलता है, ये जानते हुए कि अब उसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वो फ्लैग बेरर्स के सामने एंट्री करता है, जो उसे अपने पिता के सामने घुटनों पर बैठे देखते हैं। सियर पूछता है कि उसका बेटा उसे फादर के बजाय पेट्रियार्क क्यों कह रहा है। लड़का जवाब देता है कि उसने सोचा कि अपने पिता को रिस्पेक्ट के साथ एड्रेस करना प्रॉपर होगा। डिवाइन नाइट वही सवाल पूछता है जो उसने अपने बच्चों से पूछा था। जॉन अपनी मुट्ठी को फ्रस्ट्रेशन में भींचता है और जवाब देता है कि उनके भाइयों की एकमात्र गलती थी रिवेंज। वो रन कैंडल कबीले के प्रिंसिपल्स को एस्पाउस करता है कि रिश्ता चाहे जो हो, हमेशा बदला लेना चाहिए। ये सुनकर किरण नाइट्स और फ्लैग बियरर्स को कमरे से बाहर जाने का ऑर्डर देता है। सब शॉक्ड हैं कि जॉन ने पेट्रियार्क का टेस्ट पास कर लिया। मैरी अपने छोटे भाई से इंप्रेस्ड है कि उसने अपने पिता के साथ प्राइवेट मीटिंग अर्न कर ली। दरवाजा धड़ाम से बंद होता है और किरण फाइनली मैजिक के इश्यू को एड्रेस करता है। वो जॉन को रिमाइंड करता है कि मैजिक उनकी स्वॉर्ड मास्टरी की पोटेंशियल को लिमिट करता है। पेट्रियार्क डायरेक्टली जॉन से उसकी पावर्स के सोर्स के बारे में सवाल करता है, ये एम्फसाइज करते हुए कि अगर जवाब माना हुआ तो पनिशमेंट होगी। अपने ऑप्शंस के बारे में सोचते हुए जॉन सोचता है कि अगर उसने बताया कि उसकी पावर का सोर्स गॉड ऑफ डार्कनेस है तो वो डीप ट्रबल में पड़ जाएगा। जॉन जवाब देता है कि उसे भी अपनी एबिलिटी समझ नहीं आती और वो अपने पिता को अपनी पावर्स की ग्लिम्स दिखाता है। एक ट्विस्ट में रिवील होता है कि जॉन की पावर्स को कभी उनके कबीले के फाउंडिंग पेट्रियार्क ने वील्ड किया था। सियर तुरंत शैडो फोर्स को नोट करता है। वो शॉक्ड है कि उसका बेटा न सिर्फ बालिसाडा को वील्ड कर सकता है बल्कि शैडो फोर्स को भी। वो सोचता है कि क्या ये जॉन की डेस्टिनी है कि वो नेक्स्ट पेट्रियार्क बने। इंटरेस्टिंगली किरण को पहले से ही गॉड ऑफ शैडोज के बारे में पता है। वो एक्सप्लेन करता है कि सोल्रेट ने कभी तामार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कबीले का पहला पेट्रियार्क था जिसने उनके ग्रोथ को एनेबल किया। लेकिन तमार की डेथ के बाद गॉड ऑफ शैडोज ने कभी किसी रन कैंडल को अपनी पावर्स ऑफर नहीं की, जॉन के जन्म तक। क्यूरियस होकर जॉन अपने पिता से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। वो जानना चाहता है कि क्या गॉड ऑफ शैडोज उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। सियर एक पल के लिए सोचता है और कहता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि उसने कभी गॉड से फाइट नहीं की। लेकिन उसके वर्ड्स में कॉन्फिडेंस भरा है, क्योंकि ऐसा सिर्फ दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी ही कह सकता है। किरण को उसका सवाल पसंद आता है और वो अपने बेटे को थपथपाता है। उसे अपने बेटे पर प्राउड महसूस होता है और वो सवाल करता है कि जॉन अपनी पावर्स का इस्तेमाल कैसे करेगा। लड़का कन्फेस करता है कि वो उन्हें कबीले की प्रॉस्पेरिटी के लिए इस्तेमाल करेगा। किरण हंसता है क्योंकि वो अपने बेटे की डिसेप्शन को भांप लेता है। उसे पता है कि उसका बेटा ब्रूटल है। उसने न सिर्फ अपने भाइयों को पीटा बल्कि उन्हें स्टॉर्म की रैथ में सफर करने दिया। ये जवाब जॉन की तरफ से ब्लंडर था, तो इस बार वो ऑनेस्ट जवाब देता है। डिक्लेयर करता है कि वो शैडो फोर्स को अपने लिए इस्तेमाल करेगा। सियर इस जवाब से फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता बल्कि लड़के की तारीफ करता है। वो कहता है कि वो आने वाले समय में उस पर नजर रखेगा। इसके साथ फादर और सन की मीटिंग फाइनली खत्म हो जाती है। जॉन एग्जॉस्टेड है लेकिन आउटकम से प्राउड है। उसे अब अपनी पावर्स को कंसील करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये एक गुड आउटकम है। वो याद करता है कि अपनी ओरिजिनल लाइफ में वो कितना इनविजिबल महसूस करता था, लेकिन इस न्यू लाइफ में चीजें बेटर हो रही थीं। उसी रात उसकी एल्डर सिस्टर मैरी उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाती है। उसने उसके लिए एक नाइस मील बनाया जो एक पार्टिंग गिफ्ट था। जॉन को याद नहीं कि वो इतनी नाइस थी। जब वो बॉक्स खोलता है तो अंदर एक फीनिक्स का बर्निंग हार्ट होता है। 7 साल के लड़के को ऐसा क्रेजी गिफ्ट देना इंसेन है, लेकिन मैरी एग्जैक्टली वैसी ही क्रेजी है। वो एक फ्लैग बियरर और 6 स्टार नाइट है। उसके कई नाम हैं, लेकिन शायद उसका सबसे नोटोरियस नाम है द साउथ की मैड वुमन। बेसिकली वो आपकी एवरेज हेलो किटी गर्ल है, बट ऑन स्टेरॉइड्स। ये गिफ्ट अपने भाई के लिए एक इन्विटेशन है कि वो जल्दी स्ट्रांग बने और किसी दिन उसे चैलेंज करे। फीनिक्स का हार्ट खाना बहुत एडवांटेजियस है, क्योंकि ये फायर से टोटल इम्यूनिटी देता है और ग्रोथ को एक्सेल करता है। जॉन सोचता है कि क्या वो कभी इतना स्ट्रांग हो पाएगा कि अपने दम पर फीनिक्स को समन कर सके। मेड जिली उसके लिए तैयार सूप लाती है, लेकिन इससे पहले कि वो खाना शुरू करे, जॉन के 2 ब्राटी भाई उस मील को देखकर ड्रूल करने लगते हैं। वो भी उसमें से बाइट लेना चाहते हैं, लेकिन मैन इनफ नहीं है कि अपनी इंटेंशंस एडमिट करें। जॉन उन्हें सूप खाने का चांस ऑफर करता है, बदले में एक फेवर के लिए। वो फेवर एक एनोइंग जॉब निकलता है। होना और डियाटोना को कुछ ढूंढने के लिए एक होल खोदना पड़ता है, लेकिन ये क्लाउन सूप के लिए सब कुछ रिस्क करने को तैयार हैं।
जमीन के नीचे एक इंक्यूबेशन चेंबर है जिसमें एक मिस्टीरियस फिगर का बॉडी है जो डार्कनेस में क्लोक्ड है। ढेर सारी डिगिंग के बाद दोनों लड़के फाइनली काम पूरा करते हैं। वो रेचिड कंडीशन में सूप के लिए लौटते हैं, लेकिन जॉन ने ऑलरेडी उसका ज्यादातर हिस्सा खत्म कर दिया है। उसने उनके लिए बस एक टीस्पून जितना बचा छोड़ा है। ये डूड टोटली सैवेज है। जब उसके भाई उसकी शिटी टैक्टिक पर गुस्सा हो रहे हैं, जॉन उस साइट पर पहुंचता है जहां उन्होंने उसके लिए होल खोदा था। वो उनके काम से इम्प्रेस्ड है और सोचता है कि एक सिंपल स्पेल से बाकी बची वॉल को पेनिट्रेट कर सकता है। जॉन खुश है क्योंकि वो फाइनली अपनी मैना का इस्तेमाल कर सकता है और वो हॉलो वॉल को शैटर कर देता है। लो एंड बिहोल्ड, रन कैंडल कबीले की सीक्रेट लाइब्रेरी जो उसकी ओरिजिनल लाइफ में उससे छुपाई गई थी, वहां एक पासकोड है जो अंदर एंट्री देता है। जॉन कॉन्फिडेंट फील करता है और कॉन्सोल मुराकन को रिक्वेस्ट करने के लिए चांट करता है। उसके चांट के बाद दरवाजा खुल जाता है। दुनिया पर डोमिनेट करने के बाद रन कैंडल कबीले ने अपने पराजित दुश्मनों की रेलिक्स को प्रिजर्व किया था। इस एरिया में सिर्फ परिवार के फ्लैग बियरर्स को एंट्री मिलती थी। अपनी ओरिजिनल लाइफ में जून ने ड्यूस से वो फ्रेज सीखा था जिसने इस लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली उसकी हेल्प की। लेकिन जून भी सरप्राइज हो जाता है जब वो एक कैप्सूल में प्रिजर्व्ड एक मर्की फिगर को देखता है। उस आदमी की स्केली स्किन देखकर वो सोचता है कि क्या ये क्रीचर इंसान भी नहीं है। जून को अचानक रियलाइजेशन होता है कि ये नन अदर देन डार्क ड्रैगन मुराकन है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इस ड्रैगन को पहले पेट्रियार्क ने डिफीट किया था, जिसके बाद वो डीप स्लीप में चला गया था। जून इस लेजेंड के सामने खड़ा होता है और एंशिएंट बुक्स की तलाश शुरू करता है। उन्हें लोकेट करने के बाद वो कुंगुन कबीले के सीक्रेट सीखने के लिए रिसर्च शुरू करता है, लेकिन वर्ड्स जून के लिए बहुत डिफिकल्ट हैं। वो बुक को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन कॉट होने का रिस्क है। लड़का अपने मटीरियल्स निकालता है और कंटेंट को कॉपी करने का डिसाइड करता है। हर दिन वो घर पर स्टडी करता और लाइब्रेरी से कॉपी करता। एक दिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गईं। कोई और अनयूजुअल टाइम पर लाइब्रेरी में आया, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। ये था डार्क ड्रैगन मुराकन, जो सडनली अवेक हो गया। जून काम रहने की कोशिश करता है क्योंकि ये मॉन्स्टर कबीले का एलाय है। वो ड्रैगन को पोलाइटली ड्रैगन कहकर एड्रेस करता है, लेकिन इससे मुराकन इन्फ्यूरिएट हो जाता है और विशियसली छोटे लड़के पर चिल्लाता है। मुराकन को गुस्सा आता है कि उसे रन कैंडल्स का गार्डियन बना दिया गया। वो अपनी करंट सिचुएशन पर सल्क करता है। वो स्लंबर से सिर्फ इसलिए अवेक हुआ क्योंकि उसने जून से कुछ सेंस किया। मुराकन सरप्राइज होता है जब उसे जून के अंदर शैडो फोर्स के रेमनेंट्स मिलते हैं। वो क्लेम करता है कि ऐसी सेंट सिर्फ सोल्ड्रेट के कॉन्ट्रैक्टर से आ सकती है, सो देयर इज नो मिस्टेक अबाउट इट। जून अपनी लक टेस्ट करने का डिसाइड करता है और अपनी पावर्स का डिस्प्ले करके ड्रैगन को शॉक देता है। ड्रैगन स्टटर करता है और फिर डिफीट में कोलैप्स हो जाता है। उसे डिसअपॉइंटमेंट होती है कि लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्टर एक पिप स्क्वीक है। मुराकन डेवस्टेटेड होकर एक्सप्लेन करता है कि उसने गॉड ऑफ डार्कनेस के साथ प्रॉमिस किया था और इस वजह से उसका पार्टनर अपैरेंटली जून है। ड्रैगन बाकी एक्सप्लेनेशन को अनदर टाइम के लिए सेव करता है। वो डिसाइड करता है कि लड़के को प्रॉपर इंट्रोडक्शन देगा और अपनी ट्रू फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। मुराकन गॉड ऑफ शैडोज का एड है और शैडोज का लास्ट डिसेंडेंट। वो एक मिलेनिया पहले ओथ लिया था। इस जाइगेंटिक बीस्ट ने वाव किया है कि वो जून के साथ पार्टनर बनेगा क्योंकि वो सोल्ड्रेट का कॉन्ट्रैक्टर है। जून खुद को रन कैंडल का सबसे छोटा बेटा इंट्रोड्यूस करता है और लेजेंडरी ड्रैगन को ग्रीट करता है। जिस माउंटेन पर स्टॉर्म कासल खड़ा है उसका नाम इसी लेजेंडरी ड्रैगन के नाम पर रखा गया, जो मिलेनिया तक इन लैंड्स पर रेन करता था बिफोर लूजिंग अ बैटल अगेंस्ट रन कैंडल कबीले के पहले पेट्रियार्क। क्लियरली वो एक्चुअली एनिमीज नहीं थे। गॉड्स के कॉन्ट्रैक्टर्स को हमेशा एक गार्डियन ड्रैगन असाइंड होता है, इसीलिए लोग डार्क ड्रैगन के डिसअपियरेंस के बारे में वंडर करते थे। उन्हें नहीं पता था कि वो डीप स्लंबर में रिजाइड कर रहा था। जून सोचता है कि ड्रैगन की अवेकनिंग के बाद उसे अपना गार्डियन ड्रैगन मिल गया है। थैंक्स टू हिज ह्यूमन फॉर्म वो मुराकन से चैट कर पाता है और अपने कुछ क्वेश्चंस क्लियर करता है। ड्रैगन के अवेकनिंग के बाद जून महीनों तक लाइब्रेरी फ्रीक्वेंट करता रहा। वो जानना चाहता था कि तमार और मुराकन ने एक दूसरे से फाइट क्यों की। सिली ड्रैगन को रियल रीजन याद नहीं क्योंकि वो भूल गया। मोर इंपॉर्टेंटली उसे स्ट्रॉबेरी पाइज का ऑब्सेशन हो गया है। वो बताता है कि वो लाइब्रेरी के ओरिजिनल बुक्स की कॉपीज बनाता है। अनफॉर्चुनेटली उसे ज्यादातर कंटेंट समझ नहीं आता। फिर भी मुराकन लड़के की पर्सिवियरेंस से इंप्रेस्ड है क्योंकि कोई और बच्चा इजीली गिव अप कर देता। जून एक्सप्लेन करता है कि वो रन कैंडल के लिए जस्ट एवरेज है। उसके पास 12 ओल्डर सिबलिंग्स हैं और उसके पेरेंट्स जैसे अमेजिंग लोग। जून की ग्रेट एम्बिशन है कि वो उन्हें सरपास करे। वो सवाल करता है कि तमार ने उसकी एज में कितना समझा था, क्योंकि वो हिस्ट्री का सबसे स्ट्रांग आदमी माना जाता है। जून क्यूरियस है कि वो उस आदमी के कंपैरिजन में कितना क्लोज है। डार्क ड्रैगन उसे बताता है कि उसकी टेंडर एज में तमार जैसे इंसान भी एक सेंटेंस नहीं समझ पाता। तमार ने स्ट्रांग बनने के लिए बुक्स नहीं पढ़े। मुराकन एम्फसाइज करता है कि जून के पास मैड टैलेंट है, जैसा पहले पेट्रियार्क के पास था।
जून सोचता है कि क्या वो तमार के पावर्स के फ्लेम्स के कंपैरिजन में आ पाएगा। मुराखन उसे कंसोल करता है कि टाइम के साथ ट्रेन करे और स्ट्रांग बने ताकि वो पहले पेट्रियार्क की स्ट्रेंथ्स को कंपेयर कर सके और शायद सरपास भी। उसे एंटरटेन करने के लिए मुराखन उसे सोल रेड का सेकंड नाम बताता है। गॉड ऑफ शैडोज को सोल रेड दी इन्फिनाइट भी कहा जाता है क्योंकि उसकी पावर्स की कोई बाउंड नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि जून की पावर्स का पोटेंशियल स्काई हाई है। उसे एनकरेज करने के लिए मुराखन उसे एक नई ट्रिक सिखाने का डिसाइड करता है, एक अटैक जिसे शैडो फोर्स रिलीज कहते हैं। ये स्किल शैडो फोर्स को मास्टर करने वालों के लिए क्रिटिकल है। ये स्किल अपने विल्डर के लिए रिस्क इंपोज करती है, इसीलिए मुराखन जून को एडवाइस करता है कि इसे अच्छे से मास्टर करे। मुराखन उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि अपनी माना रिलीज करे। जून कंफ्यूज्ड है तो वो एक्सप्लेन करता है कि शैडो फोर्स रिलीज को डिटरमाइन करने वाली दो स्किल्स हैं। पहली है माना रिलीज और दूसरी है